म्यूटेशन थ्योरी के बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोलेशन थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी, term mutation was first used by Hugo de Vries. Hugo de Vries, he was Dutch botanist. वो डच जिसको अभी हॉलैंड कहते हैं, नीदरलैंड, वहाँ के ये बॉटनिस्ट थे ह्यूगो डी व्राइस। उन्होंने ही पहली बार इस सब म्यूटेशन का इस्तेमाल किया। म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द genetic characters which may be inherited. Mutations कहते हैं sudden change in the genetic materials which may be inherited. यानी ऐसा change जो inherit हो भी सकता है। ये जो ही नहीं है कि जितने भी mutations हैं all are heritable। दोनों तरह का देखिएगा, कुछ mutations है जो इनको inherit कर सकते हैं और बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे हैं which are non-inheritable. So mutations is the sudden change in the genetic materials which may be inherited. Now, the mutation phenomena was first of all observed by Seth Wright in 1791. पहली बार म्यूटेशन को डिटेल स्टडी किया सेथ राइट ने 1791 में, 1791 में। तो सेथ राइट observed some small legged sheep among the herd of the long legged ones. जैसे sheep का जो legs होता है नॉर्मल लेंथ का, वैसे नॉर्मल sheep के बीच में सेथ राइट ने कुछ ऐसे sheep को ऑब्जर्व किया जिसका लेग का लेंथ छोटा था। शॉर्ट लेग ships were observed among the herd of the long-legged ones. और out of curiosity, उत्सुकतावश, सेथ राइट ने शॉर्ट लेग sheep को ब्रीड कराया लॉन्ग लेग वन से, and all the offsprings were short legged. तो जस्ट ये देखने के लिए कि क्या होता है, सेथ राइट ने छोटे पैर वाला जो अचानक एक लंबे पैर वाले शिप के समूह में एक छोटा पैर वाला शिप उनको देखा, तो उन्होंने उत्सुकतावश उस छोटे लेग वाले शिप को ब्रीड करा दिया लॉन्ग लेग शिप से और पाया कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर शॉर्ट लेग्ड। और यहीं से म्यूटेशन के बारे में जानकारी मिली। Now, detailed work on mutation was performed by Hugo de Vries in 1902. He also proposed the mutation theory, and his experimental material was Oenothera lamarckiana, commonly known as evening primrose. एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है Oenothera lamarckiana, कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज। यही उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ह्यूगो डी व्राइस का। और उसके बाद उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया, डिटेल म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर एनिमल में म्यूटेशन को डिस्कस किया टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन in 1910 studied the mutations in case of animal, and his experimenting material was Drosophila melanogaster, which is also called fruit fly. जो हम लोग फल वगैरह के ऊपर बड़ी आंख वाले मक्खी को देखते हैं, बड़े साइज वाला मक्खी, आंख भी बड़ा होता है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। उसका जूलॉजिकल नेम है Drosophila melanogaster. उसका दो टाइप है। There are two varieties of melanogaster. Drosophila melanogaster, it has two varieties. First one is the red-eyed, which is the normal or white type. Normal और white type जो होता है वो red-eyed है, और दूसरा mutant variety है which is white-eyed.
उजला आंख वाला जो मक्खी होता है बड़ा साइज का, वो म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेशन से वो ये डेवलप हुआ है। और जो रेड आइड है वो नॉर्मल या वाइट टाइप है। तो ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हुआ म्यूटेशन का। म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल which may be inherited, and mutation was first observed by Seth Wright in 1791, who first observed a short-legged sheep among the herd of the long-legged ones, and out of curiosity, when he bred the short-legged with long-legged ones, all the offsprings were short-legged. And actually it developed into a new variety which is called Ancon variety. It is commercially very important in wool production. ये जो Ancon variety है, short leg छोटे पैर वाला शेप Ancon variety, ये कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो वूल है वो बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। ये जो भेड़ है या शिप है, इसका वूल एक्चुअली हेयर्स है, सॉफ्ट एंड डेंस हेयर, तो उसको छीन लिया जाता है, स्किन से उसको हटा देते हैं और फिर उसी का इस्तेमाल करते हैं वूल के निर्माण में। तो एनकॉन ब्रीड, इट इज द म्यूटेंट वैरायटी जो शिप का, वो पहली बार उन्होंने उसको डेवलप कराया था सेथ राइट। फिर म्यूटेशन थ्योरी दिया 1902 में ह्यूगो डी व्राइस ने, वो डच बॉटनिस्ट, और उन्होंने जो स्टडी मटेरियल था उनका ओइनोथेरा लमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नाम आता है टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने एनिमल्स पे म्यूटेशन स्टडी किया और उनका जो स्टडी मटेरियल वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, जिसका उन्होंने एक म्यूटेंट वैरायटी तैयार किया, दैट इज व्हाइट आइड। जो नॉर्मल होता है वो रेड आइड होता है, व्हाइट टाइप नहीं, व्हाइट आइड का। तो ये जो म्यूटेशन का भी एक्चुअली हम लोगों के सिलेबस में है कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन स्पेसिएशन और इवोल्यूशन, यानी म्यूटेशन का कितना मेजर टाइप है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है इवोल्यूशन में, यही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो म्यूटेशन हैज बीन क्लासिफाइड in different types on the basis of certain factors. Just when we consider the type of the cell in which the mutation is taking place, then there are two types of mutations. Mutation को classify करने का कई आधार है। अब अगर हम लोग type of cell देखते हैं, बॉडी का सेल, तो दो तरह का है, एक तो सोमैटिक सेल्स और दूसरा गैमेटिक सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक एंड गैमेटिक। तो इफ द म्यूटेशन occurs in the somatic cell, it is called somatic mutation, and if it occurs in the gametes, गैमेट में तो हम लोग देखते हैं जर्म सेल्स में, चाहे ओवरी में हो या टेस्टिस में, तो अगर ये जर्म सेल्स में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड गैमेटिक म्यूटेशन। तो सोमैटिक म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरिस्टेमेटिक वेरिएशन। जैसे कभी देखेंगे किसी पर्सन के हाथ में 5 की जगह 6 उंगली हो गया, 6 फिंगर हो गया, 5 की जगह 6 फिंगर। या कई बार कैटल वगैरह को लेकर लोग घूमते हैं, उसके पीठ पर एक अलग एक एक्स्ट्रा पैर होता है। तो ये सब म्यूटेशन है, सोमैटिक म्यूटेशन, जिसको मेरिस्टेमेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। ये सब पढ़ाएंगे भी म्यूटेशन भी। तो सोमैटिक म्यूटेशंस आर नेवर इनहेरिटेड। ये जो सोमैटिक म्यूटेशंस हैं उनका इनहेरिटेंस नहीं होता। तो इनहेरिटेंस होता है ओनली गैमेटिक म्यूटेशंस का, जो गैमेट में होता है, जो जर्म सेल्स में होता है, वही उसके ऑफस्प्रिंग में चेंज कॉज करता है। तो अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें, इफ वी कंसीडर द इवोल्यूशन, तो फिर गैमेटिक म्यूटेशन इज मोर सिग्निफिकेंट देन द सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गैमेटिक म्यूटेशन। इट इज इनहेरिटेबल। When we consider the type of genetic materials,
अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल के टाइप को देखें, फिर दो टाइप है। एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस म्यूटेशन, एंड सेकंड वन इज द जेनिक म्यूटेशन आल्सो कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अब अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखते हैं, ग्रॉस म्यूटेशन, तो इट इन्वॉल्व्स द क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट, ये दो चीज इसमें चेंज आता है। जैसे क्रोमोसोम के सेगमेंट को थोड़ा सा पार्ट को ब्रेक कर दे तो डिलीशन हो गया, अगर एक एडिशनल सेगमेंट जोड़ दें तो एक एडिशन हो गया, एडिशन हो गया। और उसी तरह अगर सीक्वेंस को बदल दें तो इन्वर्सन हो गया। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग बदल दें तो इट इज कॉल्ड इन्वर्सन। तो अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन और जेनिक म्यूटेशन, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसके बेस में चेंज आएगा। यूरिन की जगह पे अगर वहाँ पे चेंज हो जाता है यूरिन और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर, तो इट इज कॉल्ड जेनिक म्यूटेशन। तो अब सीधी सी बात है कि अगर हम लोग कहेंगे कि जीन में चेंजेस आ रहा है और दूसरी ओर करें क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो जेनिक म्यूटेशन जीन के अंदर चेंजेस आता है वो ज्यादा सीरियस है in causing evolution. It is more important in causing evolution. When we consider the direction, then again two types of mutation, forward and backward mutation. मान लीजिए कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, एक वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड या नॉर्मल टाइप है, और इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो ये चेंज कर जाता है बी में म्यूटेंट का, तो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। इसको फॉरवर्ड म्यूटेशन करें। और if the mutation occurs in the mutant type and it changes back into the wild type, अगर म्यूटेशन होता है म्यूटेंट टाइप में और ये बैक चेंज हो जाता है वाइल्ड टाइप में, तो इट इज कॉल्ड बैकवर्ड म्यूटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। If mutation occurs in the wild or normal type, changing it into the mutant type, it is forward mutation. If mutation occurs in the mutant type and it changes back into the wild type, it is called the backward mutation. अब जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड म्यूटेशन में तो फिर वो वापस उसी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो, यानी म्यूटेंट टाइप चेंज हो गया वाइल्ड टाइप, नॉर्मल टाइप। तो इसलिए अगर हम लोग तुलना करें तो इन दोनों में जो फॉरवर्ड म्यूटेशन है that is more significant in evolution. Forward mutation is more significant in evolution. When we consider the nature of mutation, again two types, spontaneous mutation and induced mutation. Spontaneous mutation, which occurs spontaneously or naturally in the nature or environment. ऐसा म्यूटेशन जो अपने आप हो गया नेचर में, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन को इंड्यूस करा जाए, जानबूझ के उसको करवाया जाए, तो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर मोस्टली बेनिफिशियल, वो ज्यादातर ठीक होता है। बेनिफिशियल कहने का मतलब है उनमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस कॉज इवोल्यूशन। जबकि induced mutation, these are induced by certain factors which are called mutagens. Mutagens are the factors which induce mutation, and these mutagens may be physical or chemical in nature, जैसे X-ray, gamma ray, beta ray, या फिर उसी तरह radioactive elements, या फिर solar radiation। बहुत सारे chemicals हैं, जैसे मिक गैस जो भोपाल में रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, वो भी म्यूटाजेन है। EDT is also mutagen,
तो म्यूटेशन बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर हैं which may induce the mutation and induced mutations are mostly harmful. ये जो induced mutation होता है वो ज़्यादातर नुकसानदेह ही होता है, इसमें इवोल्यूशन का कोई इससे चांस नहीं है और इसलिए दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगेन द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन is more significant in evolution than the induced mutation. और एक और important चीज है when we consider the type of organism, तो फिर दो टाइप का organism का plants और animals. तो अब अगर बात करें तो mutation is more significant in speciation in plants. In animals mutation is rare. Animals में mutation rare होता है और मोस्टली हार्मफुल होता है, लेकिन प्लांट में म्यूटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, नई नई जाति का निर्माण होता है, स्पेसिएशन प्लांट में उसका एक बहुत बड़ा कारण है म्यूटेशन. म्यूटेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट इन प्लांट इवोल्यूशन बट इट इज इनसिग्निफिकेंट इन एनिमल इवोल्यूशन. तो दैट्स और इसमें म्यूटेशन में इतना ही है. फिर से थोड़ा रिपीट कर दें आपको शॉर्ट में. Mutation, it is the sudden change in the genetic material, the term which may be inherited. The term mutation was first used by Hugo de Vries, who was a Dutch botanist in 1901. And the phenomena of mutation was observed in 1791 by Seyfried when he observed a small-legged sheep among the herd of the long-legged one. And when he bred the short-legged with long-legged ones, he observed all the offsprings were short-legged, and it resulted into the origin of the mutant variety, which is called Ancon variety. It is very important commercially important in wool production. Best quality wool is produced by the Ancon variety, which is the mutant variety of the sheep. Now, mutation phenomena was first of all experimentally understood by Hugo de Vries, after which he gave or proposed the mutation theory, and his experimenting material was Coinothera lamarckianum, a plant commonly known as evening primrose. Among the animals, mutation was first studied by T.H. Morgan in 1910, and his experimenting material was Drosophila melanogaster, fruit fly. The red-eyed or the wild or mutant type, and the wild और ओरिजिनल टाइप जिसको कह सकते हैं नेचुरल टाइप, और जो म्यूटेंट टाइप है वो वाइट टाइप है. अब हम लोगों को जो क्वेश्चन आता है देखिएगा एग्जामिनेशन में वो आएगा कि म्यूटेशन का कौन सा टाइप इवोल्यूशन में कितना इम्पोर्टेंट है. तो इसमें कई क्राइटेरिया है म्यूटेशन को क्लासिफाई करने का. जैसे अभी हम लोगों ने कहा व्हेन वी कंसीडर द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू टाइप्स, chromosomal which is called cross mutation and genic which is called point mutation. If the mutation occurs in the gene, it remains for a longer duration, it is more significant in evolution. Chromosomal से ज़्यादा important है genic mutation evolution पे. उसी तरह अगर हम लोग बॉडी सेल्स को देखते हैं, बॉडी के सेल्स को तो दो टाइप है, सोमैटिक म्यूटेशन एंड गैमेटिक म्यूटेशन. अगर सोमैटिक म्यूटेशन होगा तो बॉडी के सेल्स में होता है और सोमैटिक म्यूटेशंस आर नेवर इनहेरिटेड. जैसे 5 की जगह 6 फिंगर हो जाना, एक एक्स्ट्रा विंग होना, ये सब इनहेरिटेबल नहीं है. लेकिन अगर म्यूटेशन होता है गैमेट में तो इट में भी इनहेरिटेड. That's why gametic mutation is more significant in evolution. Now, when we consider the direction of mutation, तो फिर बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अगर वाइल्ड टाइप या नेचुरल टाइप में म्यूटेशन हो और ये चेंज करता है म्यूटेंट टाइप में, तो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन. और इफ द म्यूटेशन occurs in the mutant type changing back into the wild type, it is called backward mutation. तो जाहिर सी बात है कि फॉरवर्ड म्यूटेशन इज मोर सिग्निफिकेंट इन कॉजिंग स्पेसिएशन और इवोल्यूशन. एंड व्हेन वी कंसीडर द नेचर, two types, natural or spontaneous, and the second one is the induced. Natural or spontaneous mutation occurs naturally in the environment.
these are usually beneficial in causing evolution. Whereas induced mutations, which are caused by the factors which are called mutagens, and the mutagens may be chemical or physical in nature, these are mostly harmful. They are harmful. Or finally, when we consider the organism in which the mutation occurs, again two types. एक तो plant mutation और दूसरा animal mutation. Now, speciation in plant is mainly caused due to the mutation, whereas mutation in animals is mostly harmful. तो इसलिए अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो प्लांट में म्यूटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेसीज. दैट्स ऑल ये हो गया. अब इसके बाद जो इवोल्यूशन में जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, which is also called isolation theory. Continental drift theory or isolation theory was actually proposed by Wagner. इसको प्रपोज किया था वैगनर ने. हम लोग जानते हैं कि अर्थ में जो आउटर पार्ट है दैट इज क्रस्ट, एंड क्रस्ट इज इन सॉलिड फॉर्म. ये बाहर का हिस्सा है क्रस्ट, एंड क्रस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज crustal blocks which are also called tectonic blocks. ये जो क्रस्ट है वो एक पूरा कंटिन्यूअस पार्ट नहीं है, वो बड़े बड़े टुकड़े में बटा हुआ है. And these large segments of the crust are called crustal blocks or tectonic plates. And these tectonic plates freely float over the fluid mantle. क्रस्ट के नीचे का हिस्सा क्या है? मैंटल, और अंदर होता है कोर which is in hot gaseous form. Now these crustal blocks or tectonic plates have different or several continents. एक एक टेक्टोनिक प्लेट पे कई कई कॉन्टिनेंट्स होते हैं और उसमें हर तरह का फ्लोरा फाउना पाया जाता है. अब हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट कहने का मतलब है अलगाव. These tectonic plates or crustal blocks float freely over the fluid mantle. और जब ये फ्लोट करता हुआ टकराता है तो फिर दे ब्रेक, वो टूटता भी है. और ब्रेक करने के बाद जैसे ये ब्रेक कर गया टेक्टोनिक प्लेट टकराने से, तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. यानी दोनों ब्रोकन पार्ट, द टू ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम ईच. तो बीच में ओशन आ गया, समुद्र आ गया. अब जब ये एक टेक्टोनिक प्लेट था तो इस पे जो फ्लोरा फाउना थे वो सब कॉमन थे, उनमें इंटरब्रीडिंग भी होता था. जब ये अलग हो गया तो यहाँ पे जो फ्लोरा फाउना का पॉपुलेशन था वो इससे अलग हो गया. अब लंबे समय में धीरे धीरे इनमें चेंजेज आए, तो डिफरेंट डायरेक्शन में था. और ये चेंजेज इतना ज़्यादा हुआ और इतना डिफरेंसेस हुआ कि नाउ these populations have now become new species, means they cannot interbreed and they cannot produce fertile offsprings even taken together. तो अगर एक साथ भी रखेंगे तो अभी अब इतना डिफरेंसेस आ गया कि आपस में इंटरब्रीड नहीं करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो ये जो इसमें चेंजेस आया है, उस चेंजेस का सबसे बड़ा कारण था ड्रिफ्ट, अलगाव. ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गया. That's why it is called continental drift theory. Wagner ने दिया. Isolation theory कह रहे हैं because यहाँ पे जो populations है they have become reproductively isolated from each other. वो एक दूसरे से reproductively isolate हो गया, इसलिए isolation theory भी कहते हैं. और इसका बहुत अच्छा example है ये populations in Indian Peninsula. And अगर आप देखेंगे मैप को देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट है सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय ओशन, इट इज एन आइलैंड कंट्री, तो चारों तरफ से घिरा ओशन से. और इंडियन पेनिनसुला, साउथ इंडिया पेनिनसुला कह रहे हैं बिकॉज इट इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स बाय ओशन. अगर दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो मार्जिन मिल जाएगा बिकॉज दोनों एक ही लैंड मास था. दोनों का रॉक का एज देखिएगा, पेट्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रॉक्स. तो सेम टाइप ऑफ मिनरल एंड सेम एज ऑफ द रॉक्स. अगर वहाँ फॉसिल रिकॉर्ड देखिएगा
So same type of fossil records of both flora and fauna are present in the rocks of the two continents, Indian Peninsula and ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ये अलग अलग हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया तो चारों तरफ से घिरा रह गया ओशन से, वहां ना कोई नया स्पीसीज गया और ना वहां से कोई बाहर आ पाया, तो वहां पे स्पेसिएशन प्रोसेस काफी धीमा रहा और इसलिए आज भी ओरिजिनल स्पीसीज जो था वो आज भी है, जैसे कंगारू, दे आर स्टिल प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडियन पेनिनसुला ये आके टकराया हिमालय से और आज भी ये एक सर्टेन रेट से हिमालय की ओर ड्रिफ्ट कर रहा। इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर अपॉन द हिमालयस। जैसे आप जानते हैं कि हिमालय का हाइट हर साल कुछ इंच बढ़ जाता है ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडियन पेनिनसुला। और जब ये इंडियन पेनिनसुला हिमालयन रीजन से टकराया तो बीच में मैदानी इलाका बना जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा which are called earthquake prone areas। बिकॉज जब ये प्रेशर डालता है तो ईपी सेंटर जो सिस्मिक वेव है अर्थक्वेक वो जनरेट होता है इंडियन पेनिनसुला से, और जब ये पास करता है इधर से प्लेन से मैदानी इलाके से तो यहाँ काफी हेवी डिस्ट्रक्शन पास करता है। तो जनरेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक का जो वेव है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट द इंडियन पेनिनसुला इज स्टिल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द हिमालय रीजन। तो हिमालय से जाके जब मिला तो एक कंटिन्यूअस इसका लैंड कनेक्शन हो गया सेंट्रल एशिया साउथ में, या सेंट्रल एशिया जो रूस वाला हिस्सा है या उधर चाइना वगैरह से इसका कनेक्शन हो गया। तो वहाँ से फ्लोरा फाउना का इंटरैक्शन के कारण बहुत सारा पुराना स्पीसीज खत्म हो गया, बहुत सारे नए स्पीसीज का निर्माण। इसलिए आज जो इंडिया में जो फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम those present in ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर इनका फॉसिल्स देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया में फॉसिल देखेंगे तो दे आर सिमिलर, यानी प्रूव करता है कि कभी न कभी ये एक थे। तो यहाँ जो स्पेसिएशन हुआ दैट वाज ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आइसोलेशन थ्योरी यही कहता है। और कोई भी दो कॉन्टिनेंट अपने प्लेस पे स्टैटिक नहीं है। दो कॉन्टिनेंट या तो एक दूसरे की ओर आ रहा है तो फिर उनमें इंटरब्रीडिंग शुरू होगा, धीरे धीरे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, या फिर एक दूसरे से अलग हो रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है यही है आइसोलेशन, जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में ये हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोलेशन थ्योरी, जिसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्पीसीज। अब जो लास्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी में वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो याद होगा हमने कहा था कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कोई अलग थ्योरी नहीं है। द न्यू डार्विनिज्म एक्चुअली मैच्योर्ड इनटू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। डार्विनवाद के जो सपोर्टर थे जिनको न्यू डार्विनियंस कहते हैं, उन्होंने तो डार्विनिज्म को खत्म होने से बचा लिया बाय मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज विद अदर थ्योरीज और बाय एक्सेप्टिंग द थिंग्स ऑफ द अदर थ्योरीज। तो यही जो उनका कॉम्प्रोमाइज था वो, और जब ठीक से उसको सजा सवार कर पेश किया गया तो इट बिकेम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो न्यू डार्विनियंस में तो बहुत सारे थे, हम लोग ने कहा डॉर्जेनेस्की थे, मेंडल थे और आस्करवे थे, या फिर विस्मैन थे, विस्मैन के अलावा पावलो थे, ये सब सपोर्टर थे। और उसमें अर्नेस्ट मायर और जीएल एस्टेबिन्स who were also neo-Darwinians, उन दोनों ने एक नया थ्योरी पेश किया। इस पर क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ मायर का, लेकिन मायर के साथ जीएल एस्टेबिन्स का भी नाम ध्यान रखिए, बोथ रहता तो आंसर बोथ होता। तो इस थ्योरी का ये मानना है कि देयर आर several factors which are equally important in causing evolution, and these factors are first mutation, पहला factor है mutation, second is variation,
third is the inheritance of variation, fourth is the natural selection, and fifth is the isolation. तो ये 5 important factor मान, और उन्होंने कहा कि all these 5 factors are equally important. जिसमें ये नहीं कोई कम और कोई ज्यादा, equally important in causing evolution. लेकिन हम लोग अब जानते हैं कि establish हो गया है कि इन 5 फैक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है यही आइसोलेशन थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर पूछा जाए कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एलोपैथिक स्पेसिएशन, आंसर विल बी द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया थ्योरीज को. अभी तक इवोल्यूशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं. पहला था ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा टॉपिक था थ्योरीज, दूसरा टॉपिक था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तीसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और अब हम लोग 5 टॉपिक है. अब चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसोलेशन एंड इट्स रोल इन स्पेसिएशन, और फिर फाइनली जो 5th टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, जिससे इधर लगातार 3-4 साल से नीट में 2 क्वेश्चन पूछता है. 2 क्वेश्चन रहता है ह्यूमन इवोल्यूशन से, आप देख लीजिए. तो पहले हम लोग आइसोलेशन स्पेसिएशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन. तो